एवरीवन, गली फिक्शन में आप सभी का स्वागत है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बहुत लोगों ने कहा कि लव लाइन का लास्ट पार्ट ले आइए। बहुत जल्दी ले आऊँगी सब इसे ख़त्म करने के बाद, वरना फ्लो टूट जाएगा। इतना यकीन रखिए कि आपकी दीदी अब रेगुलर पढ़नी रहने वाली हैं, सो दैट कुछ भी पीछे नहीं रहेगा। बातें यहाँ करने के लिए कुछ है नहीं। चलिए चलते हैं अपनी जर्नी की तरफ। बहुत सारा प्यार किया आप लोग अभी तक बने हुए, इतना सारा गैप पाने के बाद भी आप लोग साथ हैं। आई होप कि इन फ्यूचर अच्छी और स्टोरीज लेकर आ पाऊँ। चलिए चलते हैं अपने जर्नी की तरफ। लास्ट एपिसोड में हमने देखा किस तरह एक बेचैन सा लड़का वी वोजियान, जिसे नहीं पता कि उसे कहाँ जाना है और जिसे नहीं पता कि वो कहाँ से आ रहा है। कुछ ऐसा है उसकी जिंदगी में जो उसे दिखाई नहीं दे रहा, जैसा कि उसका पानी का डर, उस धागे से उसका अट्रैक्शन जो कि लानजान का था, उसका ऑब्सेशन। वो खुद को तकलीफ पहुंचा सकता था लेकिन वो धागा खुद से छोड़ नहीं सकता था। ये सारी चीजें थी जिससे वी वोजियान पूरी तरीके से अनजान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि सारी चीजें क्या हैं, और ऊपर से एक बहुत बड़ी गलतफहमी। जिस धागे को वी वोजियान अपना ऑब्सेशन मान चुका था, वो धागा याओ का नहीं था, बल्कि वो धागा लानजान का था। और एक बड़ी गलतफहमी उनके बीच आई। और ये हाल सिर्फ लानजान का नहीं था, वी वोजियान का नहीं था, बल्कि लानजान भी कुछ ऐसा ही महसूस करता था। उसे ना जाने कैसे, क्यों, कब वी वोजियान के लिए एक अलग सा अट्रैक्शन महसूस होता था। जब भी वो वी वोजियान को देखता, उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देती। वो किसी अलग दुनिया में ही चला जाता। उसे समझ में नहीं आता कि आखिरकार ऐसा क्या है जो उसे वी वोजियान से इस कदर बांध कर रखती है। जब भी वो वी वोजियान को देखता, अपनी पलकें झपकाना भूल जाता। कुछ तो ऐसा था जो वो भी समझ नहीं पा रहा था। हमने देखा वो एक ही कॉलेज में थे। हमने लानजान की जेलसी देखी कि उसे इन तरीके से बहुत बुरा लग रहा था। ना वो वी वोजियान को रोक पा रहा था, ऊपर से उसकी इमेज वी वोजियान के लिए कुछ खास अच्छी बनी हुई नहीं थी। इस दौरान सबसे बड़ी बात ये हुई कि वी वोजियान के ऊपर, मतलब याओ का क्रश बहुत पहले से था। सो दैट याओ यहाँ पर उसे वी वोजियान ने बताया उस धागे के बारे में, लेकिन याओ ने उसे सीरियस नहीं लिया। उस चीज को याओ ने एक्सप्लेन भी नहीं किया और गलतफहमी और ज्यादा गहरी हो गई। दोनों घरानों में बातचीत थी। हमने ये देखा कि वी वोजियान के घर पे पार्टी थी जिसमें लान फैमिली वालों को बुलाया गया था, और इत्तेफाक से लानजान को लैपटॉप की जरूरत थी। वी वोजियान जब अपने कमरे में गया तो लानजान भी पीछे से आ जाता है। उनके बीच थोड़ी सी बातें होती हैं और फिर वी वोजियान को कुछ विजुअल्स दिखाई देते हैं जिसमें वी वोजियान काफी हद तक डर जाता है। और इसके आगे हमने देखा कि किस तरह लानजान वी वोजियान को हक कर लेता है उसे शांत कराने के लिए। और इस दौरान लानजान को भी कुछ ऐसा महसूस हुआ और उसने वी वोजियान को किस कर लिया। ये दोनों की ऐसी हालत थी जहां वो पूरे होश में नहीं थे। थोड़ी ही देर में घर के सारे मेंबर जब ऊपर आए, सबने यही देखा कि लानजान जबरन वी वोजियान को किस कर रहा है। और इस मोमेंट पे लानजान एक बार फिर से वी वोजियान की नजर में बहुत बुरा बन गया। लानजान के बड़े भाई ने उसे थप्पड़ मारते हुए कहा कि तुम पागल हो क्या। लानजान एक्सप्लेन कर रहा था कि जैसा आप लोगों को दिख रहा है वैसा नहीं है, कुछ ऐसा था जो वो समझ नहीं पाया। इससे पहले कि उसकी बातों पर कोई यकीन करता, कोई कुछ समझ पाता, कोई कुछ कहता, कि वी वोजियान ने भी उसे एक थप्पड़ मार दिया। आर यू क्रेजी। चिल्लाते हुए वी वोजियान ने बस इतनी बात कही। सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आता है। इतना कहने के बाद वी वोजियान खामोश हो गया। उसके चेहरे पर काफी गुस्सा था। यकीनन उसकी नजरों में लानजान की इमेज बहुत अच्छी नहीं थी। लानजान को वहां पर बस एक चीज सबसे ज्यादा बुरी लगी, वो ये कि वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि जो कुछ भी हुआ वो उसका लस्ट नहीं था, वो वासनात्मक चीजें नहीं थी। कुछ ऐसा था जो एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, कुछ ऐसा था जो खुद को काबू नहीं कर पाया। और ये बात अगर वो किसी और से कहे तो शायद वो समझने को तैयार नहीं था, लेकिन वो इतना तो समझता था। शायद वी वोजियान एक बात भी उसकी बातों पर यकीन कर लेता तो उसे इतनी तकलीफ नहीं होती। लानजान के सीने में एक बड़ा दर्द था। एक तो वी वोजियान और याओ की नजदीकियां उसे अंदर से तोड़े दे रही थी। वो चाह कर भी वी वोजियान को रोक नहीं पा रहा था। उसके पास कोई भी वैलिड रीजन नहीं था ये कहने के लिए कि तुम उसके करीब मत जाओ, मुझे बुरा लग रहा है, या फिर याओ को रोकने के लिए। हालांकि इनडायरेक्टली लानजान ने कई बार याओ को रोकने की कोशिश की, बट वो इनफ नहीं था। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी लानजान, जबकि तुम जानते हो कि मैं उसे पसंद करता हूँ। तुमने उसे किस क्यों किया।
सीन शिफ्ट होकर वहां पहुंचा जहां लानजान को जेबुजुन ने कहा था तुम यहाँ से चले जाओ, तो लानजान और याओ वहां से वापस आ गए थे। याओ कार ड्राइव कर रहा था। लानजान पूरी तरीके से खामोश था। तुम पसंद करते हो तो क्या? इस बात पर लानजान ने आपत्ति जताई। वो पसंद करता है इसका मतलब ये नहीं कि वी वुजान उसका हो गया। तुम मेरे भाई हो, तुम्हें समझना चाहिए कि जिस लड़के को मैं पसंद करता हूँ तुम उसके साथ ये सब नहीं कर सकते। ये दरअसल गलत है। तुम उसे पसंद करते हो, इससे इस कहाँ साबित हुआ कि वो भी तुम्हें पसंद करता है? तुम अपने भाई के नजरिए से तो खुद को रोक सकते हो ना। मैंने कभी सोचा नहीं था कि वी वुजान को लेकर तुम्हारी नियत इस तरह है। नियत का मतलब क्या है तुम्हारा? लानजान को इस बात पर गुस्सा आया। तुम अच्छी तरीके से समझते हो कि मैं तुमसे क्या कहने वाला हूँ। याओ थोड़ा और ज्यादा गुस्सा हुआ। देखो, मैं तुमसे फिर से कह रहा हूँ, जैसा वो जो कुछ भी तुमने देखा वो सब सच नहीं था। तो क्या सच था? तुम उसे फोर्सफुली किस कर रहे थे। अब तुम इससे ज्यादा क्या कहना चाहोगे लानजान? यहाँ तक कि तुम जानते थे। बार बार कहना बंद करो। मैं जानता हूँ कि तुम उसे पसंद करते हो, इससे ये साबित नहीं होता कि वो तुम्हें पसंद करता है। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम्हारा क्या? आखिरकार चिल्लाते हुए याओ ने गुस्से में पूछ लिया। कार की स्पीड बहुत तेज थी। न एक्सीडेंट का डर था, ना मरने और मारने का डर था। दोनों ही अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे। मुझे नहीं पता कि मेरा क्या। मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता। लानजान कई बार बोलकर एकदम से फ्रस्ट्रेट हो गया। वो इस तरह जुनून में बोल रहा था कि याओ ने भी उसकी बात को दोबारा रिपीट नहीं किया। देखो लानजान, मैं तुमसे बड़ा हूँ। मैं तुमसे बस इतनी बात कहना चाहता हूँ। वीवूजान तुम्हें पसंद नहीं करता है। माना वो मान लो अभी मुझे पसंद नहीं करता है, लेकिन उसकी दिलचस्पी तुमसे ज्यादा मुझ में है। तुम अच्छी तरीके से जानते हो। और किसी को फोर्सफुली किस करना, या फिर वो वीवूजान हो या कोई और, कहीं से भी सही नहीं हो सकता। तुम कभी उसका सामना भी नहीं कर पाओगे। पूरे रास्ते भर लानजान कुछ नहीं बोला। याओ की बात सुनने के बाद वो खामोश रहा। इसके बाद याओ ने भी उससे कुछ नहीं कहा। हालांकि बहुत सारे सवाल थे। लानजान को ये तक भी सुनना पड़ा था, तुम ये करके आए हो, अब क्या लान फैमिली वाले जियांग फैमिली से माफी मांगेंगे? ऑलरेडी तुमने इमेज खराब कर दी है। बहुत सारी बातें किसे किसकी पड़ी हुई थी। पूरे रास्ते पर खामोशी छाई रही। आधी रात को लानजान लान हाउस में वापस आ गया। उसने याओ से दोबारा कोई बात नहीं की। वो खुद ही उलझा हुआ था। वो सीधे सीढ़ियां चढ़ता हुआ अपने कमरे में चला गया। 19 से 20 सीढ़ियां थी, आगे से लेफ्ट और राइट, और फिर चौथा कमरा उसका था। दरवाजा खोलते ही वो बेड की तरफ बढ़ा। उसका कोई इरादा नहीं था कि वो शावर ले। उसका कोई इरादा नहीं था कि वो कपड़े बदले। उसका मूड बहुत ज्यादा अप था। वो बस लाइट को ऑफ करता है और अपने बेड पर चला जाता है। ब्लैंकेट को खींच लेता है और अपने सर से खुद को ढक लेता है। शायद वो खुद को छुपा रहा था। शायद वो खुद को कहीं हाइड कर रहा था। शायद। सीन शिफ्ट होकर जियांग हाउस में जाता है। जेबुजुन मैडम यू के सामने बैठे हुए थे। देखिए लानजान, ऐसा नहीं है। मेरा यकीन करिए, कुछ ऐसी बात है। हालांकि उसने जो कुछ भी किया वो कहीं से भी जस्टिफाई नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन यकीन मानो कि वो ऐसा लड़का नहीं है। मे भी उसने पी हो। जेबुजुन अच्छी तरीके से जानते थे कि लानजान पीता नहीं है, लेकिन यहाँ पर किसी तरह उस बात को कवर करना था। हालांकि ये झूठ था, लेकिन उस जगह कोई बहाना नहीं बताया जा सकता था। क्या वो ये कहते कि लानजान ने फोर्सफुली वी वुजान को किस किया, फिर भी माफ कर दो? ये कहने भर का तो था ही नहीं। सारे लोग सोफे पर बैठे थे। सब लोग एक दूसरे को देख रहे थे। एल्डर्स, वीबूजान के भाई बहन। वहां बस वीबूजान नहीं था। ये हो सकता है कि बच्चों ने ज्यादा पी लिया हो, वीबूजान के डैड ने भारी आवाज में कहा। स्टिल लानजान ने जो कुछ भी किया हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मैं समझता हूँ, लेकिन ये बातें अगर बाहर आ गई तो चीजें बिखर जाएंगी। मैं वादा करता हूँ कि लानजान कभी भी वीबूजान के सामने नहीं आएगा। मेरा मतलब कि पार्टी, बर्थडे पार्टी या कोई भी वेकेशन, कुछ भी होगा, अगर फैमिली मीटअप होगा तो हम लानजान को कहीं बाहर भेज देंगे। हम उसे वीबूजान का सामना नहीं करने देंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं अपनी जुबान देता हूँ। जेबुजुन ये कहते हुए उम्मीद की नजरों से मैडम यू की तरफ देखने लगे। थोड़ी देर खामोशी आई। जियान चिंग कुछ बोलने वाला हुआ कि दीदी ने उसके कंधे पर हाथ रख लिया। ये कोई सौदा नहीं हुआ, लेकिन स्टिल वो चुप रहा। ठीक है, हमें उम्मीद है कि लानजान कभी भी वुजान का सामना नहीं करेगा। सीन शिफ्ट कर 10 मिनट बाद पहुंचता है। ये बुजुन बहुत ज्यादा गुस्सा थे। अपने मैनेजर से बात कर रहे थे। मिस्टर चेन से कह रहे थे लानजान ऐसा करेगा, मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी।
मिस्टर चंद बराबर समझाने की कोशिश कर रहे थे। बाबा को कुछ हो सकता है, मे बी बाबा सही ना हो, कुछ तो ऐसा है जो हम समझ नहीं पा रहे। बाबा कभी ऐसी हरकत नहीं करते। नहीं करता है अंकल, इससे कुछ मतलब नहीं है। ऑलमोस्ट उसने हरकत कर दी है, हम शर्मिंदा हुए, हमने माफी मांगी, अब इससे ज्यादा वांगजी क्या करवाएगा। कभी नहीं करते, करता है का मतलब ये नहीं है कि जो उसने किया उसे ये बोलकर इग्नोर कर दिया जाए क्यों पहले उसने ये सब कभी कुछ नहीं किया। पूरे रास्ते भर उनके बीच बहस होती रही। मिस्टर चंद बराबर लानजान को सही साबित करते रहे, हालांकि लानजान भी सही नहीं था। सीन शिफ्ट होकर वीवू जान पे पहुंचा। परेशान, हैरान, ना जाने क्या, जो समझ नहीं पाया। वो भी ब्लैंकेट के अंदर था, शायद वो भी दुनिया से छिप रहा था। मुझे कभी पसंद नहीं आता है, वो जब भी मुझे देखता है मुझे बस घूरता है। आज तो उसने हद पार कर दी, आज उसने मुझे जबरदस्ती किस कर लिया। कोई इतना बेशरम कैसे हो सकता है, कोई इतना बेगैरत कैसे हो सकता है। क्या किस करना इतना आसान है, क्या सच में इतना आसान है। मुझे नहीं समझ में आता कि लोग प्यार को जिस्मानी टच से अलग क्यों समझते हैं। जिससे प्यार न हो उसे छूना कितनी नफरत की बात है, कितनी घृणा की बात है। और वो इंसान मुझे कैसे छू सकता है जबकि मेरे दिल में उसके लिए कुछ भी नहीं है। मैं उसका सामना कभी भी नहीं करना चाहता, मैं उसका सामना कभी नहीं करना चाहता। जहाँ एक तरफ बेबूजियान के दिल में लान जान के लिए वो घृणा वाली भावनाएं आ रही थी, जहाँ वो बार बार ये सब बातें सोचकर गुस्सा हो रहा था कि कभी भी लान जान की नजरें उसे अच्छा महसूस नहीं कराती हैं। वो कभी भी अच्छा महसूस नहीं करता है, लेकिन जो कुछ भी लानजान ने किया उसे तो बेबूजान भी भुला नहीं सकता है। सीन शिफ्ट होकर लानजान पे जाता है। करवट बदलने के बाद भी उसे नींद नहीं आई थी। परेशान, हैरान, वो उठकर बैठ गया। उसने टाइम देखा तो रात के 3 बज रहे थे। उसके पास बेबूजान का नंबर था। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, वो उसे अब क्या बोले, क्या समझाए। वो दुनिया की नज़रों में बुरा बनना मंजूर कर सकता था, लेकिन बेबूजान की नज़रों में नहीं। और उसे ये भी नहीं पता था कि ऐसा क्या कनेक्शन था जो उसे बेबूजान जो उसको बेबूजान से बांध कर रख रहा था। परेशान होकर उसने अपना फ़ोन उठा लिया। उसने कभी बेबूजान को मैसेज नहीं किया था। 6 महीने हो चुके थे जब वो बेबूजान से मिला था, और आज ये सारी चीज़ें, लेकिन मैसेज उसने आज तक नहीं भेजा। मैसेज पर जाने के बाद एक मैसेज तो बनता है, गलतफहमी ना बढ़ जाए, इसलिए वो ये करना चाहता है। उसने बेबूजान का नाम ऊपर लिखा और फिर उसने मैसेज को टाइप करना शुरू किया। वो मैसेज टाइप करता रहा, सब कुछ लिखता रहा जो उसके दिल में था। बात पूरी होती, लानजान मैसेज सेंड करता कि सडनली उसके कमरे की लाइट चली गई और फ़ोन उसके हाथ से छूट गया। लाइट का जाना मतलब लान हाउस में ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। ये थोड़ा सा शॉकिंग था। हालांकि लानजान को लगा 1 मिनट 2 मिनट में लाइट आ जाएगी। जब उसने इंतजार किया, लाइट नहीं आई, तो आखिरकार उसने किसी को पुकारा। अंकल, आखिर लाइट को क्या हुआ। वो उठते हुए कमरे से बाहर आया और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सब कुछ बदला हुआ था। अचानक से उसकी पूरी दुनिया बदल गई थी। वो जिस जगह खड़ा था वो कोई लान हाउस नहीं था, बल्कि एक नॉर्मल सा घर था। वह हैरान हो गया, परेशान हो गया। समय तो रात का ही था, लेकिन अचानक से जगह बदल जाना ये बिल्कुल भी सामान्य नहीं था। उसने पलट कर देखा तो पीछे एक लकड़ी का घर था जिसमें चाइनीज लालटेनें लटकी हुई थी जो कि काफी रोशनी कर रही थी। वो हैरान सा हो गया। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, तुम इसे पकड़ोगे भी या नहीं। किसी ने लानजान को गुस्से में डांटा। ये शायद लानजान की माँ थी। लानजान परेशान होकर उन्हें देखने लगा। उसे पहचानने में भी वक्त लग रहा था। अरे इसे पकड़ो भी। उसकी मम्मा ने उसके हाथ में एक बकरे का बच्चा रख दिया। लानजान अभी भी पूरी तरीके से शौक था। ओफो लानजान, चल भी दो। कोई कमरे से फिर से बाहर आया। लकड़ी का घर था और फिर से कोई बाहर आ रहा था। लानजान उसे पहचान सकता था। वो उसका भाई था जेबुजन। लानजान बस टीनेजर एज में था और जेबुजन पूरी तरीके से यंग एज में थे। उन्होंने लानजान के हाथ से बकरी का बच्चा ले लिया। तुम बस मुझे परेशान करते रहते हो। लानजान मुस्कुराया। अब एक ही पल में उसे सब कुछ पता चलने लगा। ये उसका घर है, ये उसके भाई, उसके माँ बाप, सब कुछ सब कुछ। इसका मतलब वो अपनी जिंदगी जी रहा है। इसका मतलब कुछ ऐसा है जो वो नहीं जानता, जो वो इस लाइफ में तलाश करना चाह रहा है। अब वो उस लाइफ में पहुंचा है जिस लाइफ से कनेक्शन लानजान का इस लाइफ से है।
हो तो वो अब की ज़िंदगी जी रहा है, कुछ ऐसा। लान-जान, खाना खाना है या नहीं? जैसे ही लान-जान कमरे से बाहर आया, उसकी ग्रैंडमाँ ने उसे टोक दिया। हाँ, मैं खाऊँगा। वो अपनी ग्रैंडमाँ के पास बैठ गया। ये सब कुछ लान-जान की ज़िंदगी में वो हो रहा था, जो वो पहले जी चुका था। सब कुछ वैसा ही, वही बात, वही ग्रैंडमाँ, वही सारी चीज़ें, वही लाइफ़। तुम कल स्कूल गए थे? ग्रैंडमाँ ने उसे खाना खिलाते हुए कहा। रात के 9 बज रहे थे। लान-जान ग्रैंडमाँ के साथ एक लकड़ी के चौखट पे बैठा हुआ था, खाना खा रहा था। हाँ, मैं कल गया था। तुम्हें कहीं मास्टर साहब ने कुछ कहा तो नहीं? किस बारे में? लान-जान को याद आया, कल कुछ हुआ था। इसकी वजह से टीचर ने उसे बहुत डांटा था। उसकी क्या गलती थी? वो तो बस वीबूजान से हालचाल पूछना चाहता था। वीबूजान, उसकी क्लास का सबसे अमीर लड़का, जिसके आगे पीछे बहुत सारे लड़के और लड़कियां लगी रहते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा अमीर है। बट वीबूजान की दिलचस्पी बस उस क्लास के सबसे गरीब यानी कि लानजान में है। लेकिन जैसा कि जियांग फैमिली के लोग काफ़ी अमीर हैं उस विलेज में, सो दैट नॉर्मल बच्चे उससे बात नहीं कर सकते। वीबूजान के लिए सारी चीज़ें, सारी सुविधाएं, सब कुछ अलग की जाती हैं। उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, बस यही कहा कि वीबूजान से दूर रहना। ओहो, सब मेरे बच्चे के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? क्या कोई वीबूजान को रोकता है जो सुबह शाम मेरे बच्चे से मिलने आता है? लानजान, मैं तुमसे बस एक बात कहूंगी, वीबूजान से दोस्ती ठीक नहीं है। वो देखो, यहाँ के राजघराने का लड़का है, इकलौता है, सब उसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। तुम्हारा उसके साथ उठना बैठना उसके परिवार के लिए अच्छा नहीं है, और न तुम्हारे लिए है। मैं तो कहती हूँ इस मुसीबत से दूर ही रहो तो अच्छा है। ग्रांड मारोज की तरह आज लानजान को भी समझा रही थी, दूर रहो, दूर रहो, दूर रहो। असल में लानजान की उम्र 18 साल है और वीबूजान की उम्र 17 साल है। वीबूजान उस विलेज के राजघराने का बेटा है, मतलब विलेज में सबसे अमीर राजे महाराजे घराने से जो उनके वंशज बचते हैं, वीबूजान उनमें से आता है। इकलौता है और काफी प्यारा लड़का है। वैसे तो अभी हाई स्कूल के बाद जाने वाला है फॉरेन कंट्री। उसके यहाँ के सारे लोग विलायत जाते हैं पढ़ने के लिए, मतलब कि जियांग फैमिली के परिवार के लड़के बच्चे। वैसे तो वीबूजान अपनी फैमिली से मतलब इकलौती संतान है, लेकिन उसके कजिन्स वगैरह बहुत हैं और वो सारे विलायत जा चुके हैं। बस वीबूजान की बारी है। वीबूजान काफी इंट्रोवर्ट टाइप का लड़का है। उसकी दोस्ती वैसे भी सबसे नहीं हो सकती, और वैसे भी उस वक्त का ये रिवाज था। अमीर और गरीब में बहुत फासले थे। गरीब आसानी से अमीर लड़के और लड़कियों से बात नहीं कर सकते थे, बहुत असमानताएं थी। वीबूजान और लानजान की दोस्ती बहुत अनएक्सपेक्टेड तरीके से हुई थी। असल में लानजान के फादर माली हैं। वीबूजान को फ्लावर देने के लिए, मतलब वीबूजान के लिए फ्लावर मंगवाया गया था, तो लानजान अपने फादर की जगह उस हवेली में फ्लावर देने गया था, और तब जाकर उसकी वीबूजान की दोस्ती हो गई। इसके बाद से स्कूल में जब भी वीबूजान उसे देखता तो उससे बात करने लगता, क्योंकि वीबूजान का नेचर अपने घरानों में सबसे ज़्यादा अलग था। उसके घर के सारे मेंबर बहुत ज़्यादा घमंडी और रूड थे। वहीं वीबूजान ही ऐसा था जो काइंड था, प्यारा था। उसकी नज़रों में हर कोई बराबर है, कोई ऊंच नीच अमीर गरीब ऐसी कोई बातें नहीं थी। जितना लानजान का लगाव वीबूजान में था, उतना ही वीबूजान का लगाव लानजान में था। सीन शिफ्ट होकर हवेली में पहुंचता है। ग्रैंडमा, क्या सच में पुनर्जन्म होता है? वो अपनी ग्रैंडमा के पैरों पे अपना सिर रखकर ये सवाल पूछ रहा था। असल में उसे कहानी पढ़ने का बहुत शौक था। आज सुबह उसने जो कहानी पढ़ी थी उसमें पुनर्जन्म की कहानी थी, तो अपनी ग्रैंडमा से पूछ रहा था। 17 साल के हो गए हो वीबूजान, अभी भी ऐसी बातों को लेकर बैठे हो। भला तुम्हारी ग्रैंडमा को कैसे पता होगा पुनर्जन्म होता है या नहीं? अच्छा ग्रैंडमा, सच बताना, आपने कभी ग्रैंडपा से मिलने के लिए भगवान से कहा? ग्रैंडमा ने गुस्से में वीवूजान की तरफ देखा। ये सब बातें बंद करो, भला उनसे दोबारा जन्म में कौन मिलना चाहेगा? मैं तो बिल्कुल भी नहीं, यहाँ तक कि मैं हेवन में भी उनसे मिलना नहीं चाहती। अब जाओ और सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है। कल वैसे भी तुम्हारे अंकल आने वाले हैं विलायत से, तैयार रहना अंकल से मिलने के लिए। इरिटेटिंग है अंकल से मिलना। ये बोलकर वीबूजान उठा और ऊपर की तरफ चला गया। जैसे वो अंदर पहुंचा, बाबा हम पर्दा बंद कर रहे हैं। 2-4 नौकरानी उसके आसपास मंडराने लगी। पर्दा बंद किया गया, दरवाजा बंद किया गया, लैंप चलाया गया। हाँ ठीक है, ये बोलकर वीबूजान ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और वो अपने मखमली बेड पर पहुंचा। वैसे तो वीबूजान राजघराने से आता है और ये एरा कोई नया एरा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हाँ, चीज़ें धीरे धीरे डेवलप हो रही हैं।
अभी अभी ही तो वर्ल्ड वार शुरू हुआ है, लेकिन हाँ जिस जगह वीवूजान रहता है वहाँ इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा ही लोगों को पता है। अगर कोई पढ़ता है, न्यूज़पेपर में आता है, तब ये सारी चीज़ें आम लोगों को पता चलती हैं। लेकिन वीवूजान, उसे तो सब पता है कि वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गई है, क्योंकि उसे पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था। अपनी किताब को उठाने के बाद उसने अपनी डायरी को उठाया। कैसे कह दूँ कि मैं उससे सच में मिलना चाहता हूँ? कैसे कह दूँ कि मैं सच में उससे बात करना चाहता हूँ? कैसे कह दूँ कि इससे दूरियाँ मेरे लिए एक लंबा सफ़र है? कैसे कह दूँ कि उसके बिना मेरी सामो शहर है? तुम्हारे लिए और क्या लिख सकता हूँ मैं, और कितना लिख सकता हूँ मैं, और कहाँ तक लिख सकता हूँ मैं लांजान? हमारे बीच बहुत फासले हैं। मुझे नहीं चाहिए ये महल, ये नाम, विलायत जाना, कोई शान शौकत। मैं अपने लिए सारी चीज़ें नहीं चाहता। मैं जो चाहता हूँ वो शायद सबके लिए पाप होगा। मैं जो चाहता हूँ वो शायद ही कभी मुझे मिले। मैं और तुम्हारे बारे में कितना लिखूं? ये मेरी डायरी का आखिरी पन्ना है। मैं कितना तुम्हारे बारे में और लिखूं? मेरे पास तुम्हारे लिए लिखने के लिए बहुत कुछ है। शुरू से आज तक लिखता ही तो आ रहा हूँ, बस कभी कह नहीं पाया। शायद मरने से पहले कह दूँ। मैं भी कितना अजीब हूँ ना। मैं भी कितना अजीब हूँ जो इस जमाने से भागता हूँ और ऐसी दुनिया की कल्पना करता हूँ जहाँ दो सेम जेंडर के बीच का प्यार कोई पाप नहीं है। मैं भी कितना अजीब हूँ ना, जो इस दुनिया से भागकर उस दुनिया को इमेजिन करता हूँ जहाँ सच में मैं तुमसे बात कर सकूँ, तुम मेरे करीब आ सको, तुम मुझे किस कर सको। मैं भी कितना अजीब हूँ ना, इस दुनिया से भागने की बात करता हूँ और उस दुनिया को इमेजिन करता हूँ जहाँ तुम मेरे लिए ऑब्सेस्ड हो, जिस तरह इस दुनिया में मैं तुम्हारे लिए ऑब्सेस्ड हूँ। मैं भी कितना अजीब हूँ ना। 17 साल के वीवूजियान को लिखने का बहुत शौक था और वो जानता है कि वो लांजान को बहुत ज़्यादा प्यार करता है। उसने कभी लांजान से बातें नहीं कही, न लांजान ने कभी उससे इस बारे में पूछा। उनके बीच एक अच्छी दोस्ती है। उसने पहली बार लांजान को अपनी हवेली में देखा था, जो उसके लिए फ्लावर लेकर आया था। उस दिन से लेकर आज तक वीवूजियान के दिल में एक ही विजुअल्स आता। जब भी शादी की बात होती, जब भी पार्टनर्स की बात होती, जब भी कुछ भी होता जहाँ कपल्स को मेंशन किया जाता, वो हमेशा लांजान को याद करता। वीवूजान की माँ अमीर अमीर घरानों में, उच्च वर्ग के लोगों में जब भी डिनर पार्टी होती, कोई भी पार्टी होती, वीवूजान को साथ लेकर जाती, या फिर बड़े बड़े घरानों को अपने घर पे डिनर या फेस्टिवल में बुलाती, सिर्फ इसलिए कि वीवूजान की दोस्ती अमीर लड़के और लड़कियों से हो सके। और जैसे उसके घर में शादी होती है, वैसे वीवूजान की भी शादी कराई जा सके। लेकिन वीवूजान की दोस्ती कभी किसी से नहीं हुई और ना वीवूजान की दिलचस्पी इन सब चीज़ों में थी। वीवूजान उस एरा में था जहाँ उच्च वर्ग से आने के बाद अगर आप किसी निम्न वर्ग यानी कि लो स्तर के लोगों से बात करो तो शायद ही पाप माना जाएगा। और शायद इसलिए जब भी मैडम यो को ये पता चलता, यानी कि वीवूजान की माँ को, कि उच्च वर्ग यानी कि हाई लेवल का होकर वीवूजान ने एक नॉर्मल से लड़के से बात किया जो कि निम्न यानी कि लो लेवल का है, गरीब है, लांजान उससे बात किया, तभी वीवूजान को काफ़ी खरी खोटी सुनाई जाती। उसकी अपनी माँ उसे नसीहत देने लगती कि तुम्हारा और उसका कोई भी मेल नहीं है। मेल का मतलब यहाँ तक कि दोस्ती का भी मेल नहीं है। उठना बैठने से लेकर खाने पीने तक, रहन सहन, हम उन लोगों से बिल्कुल अलग हैं। तब वीवूजान अपनी डायरी में एक सवाल करता, कैसे मैं कैसे वीवूजान मैं कैसे लांजान से अलग हूँ। एक ही सवाल वीवूजान हमेशा खुद से करता और फिर अंत में अपने सवाल को इन बातों पर छोड़ता, मैं कितना तुम्हारे बारे में लिखूं। डायरी का पन्ना उसने बंद कर दिया था। तो क्या मिलन तभी हो पाएगा जब वो मर जाएगा? वो चांद को देखते हुए खुद से सवाल करता है। 17 साल का था, लेकिन प्यार में उसने वाकई में काफी दुख ले लिया था। सबसे बड़ा दुख ये था कि उसे ये चीज खाए जा रहे थे जिस इंसान को आप बहुत ज्यादा पसंद करते हो, जिस इंसान से आप बात करना चाहते हो, जिस इंसान के साथ आप वक्त बिताना चाहते हो। तुम्हें ये कहकर सिर्फ रोका जाता है कि वो तुम्हारे स्तर का नहीं है, वो तुम्हारे लेवल का नहीं है। प्यार तो बहुत दूर की बात है, उसे देखना भी गुनाह है। सोचो ऐसी दुनिया में रहना कौन ही चाहेगा। एक ऐसा लड़का, एक ऐसा आजाद परिंदा
जो उस दुनिया से बहुत आगे की बातें सोचता हो, जहाँ सेम जेंडर बिल्कुल भी गुनाह ना हो या पाप ना हो, वह ऐसी दुनिया को इमेजिन करता था। वो सच में मर जाना चाहता है और फिर ऐसी दुनिया में जाना चाहता है जहाँ लानजान उसके लिए हो और वो लानजान के लिए हो। सीन शिफ्ट होकर अगले दिन पे पहुंचा। लानजान वीबूजान से मिलने के लिए रिवर के पास पहुंचा था। वो जब भी स्कूल जाता और वीबूजान उसे मिलने के लिए बुलाता, लानजान उसे मिलने चला जाता था। असल में लानजान का नेचर बहुत ही काइंड था, बहुत ही प्यारा था। ये नदी कितनी बड़ी है ना लानजान? पत्थर पे बैठा वीबूजान उसके चेहरे को देखकर पूछता है। बहुत बड़ी है। क्या तुम उस नदी के उस पार गए हो? ये नदी बहुत बड़ी है वीबूजान, तैर कर जाना मुश्किल है। ओह, ऐसी बात है। तुम्हें तैरना आता है ना? नहीं, मुझे तैरना नहीं आता है। सच में? हाँ, मुझे तैरना नहीं आता है। तुम सीख क्यों नहीं लेते? सीख लूंगा। मुझे पानी से डर लगता है, लानजान ने उसे देखते हुए कहा। हाँ, वीबूजान हंस पड़ा। इतने बड़े होकर पानी से डरते हो? क्यों? बड़ा होकर कोई पानी से नहीं डर सकता? मुझे तो नहीं लगता। वीबूजान ने कंधे उचकाए और अपने हाथ को ऊपर लटके आम की तरफ लपकाने लगा। पके पके आम लगे हुए थे। वीबूजान का खाने का बहुत मन था। वैसे तो उसके हवेली में आम से लेकर कोई फलों की कमी नहीं थी, लेकिन जो लानजान के साथ तोड़कर खाने में था मजा, वो मजा उसकी हवेली में उसे कभी नहीं आता था। लानजान, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? किस चीज में? इसे तोड़ने में। लानजान मुस्कुराने लगा। तुम मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हो। वीबूजान ने एक पत्थर उठाया और आम के ऊपर फेंका, लेकिन उसका निशाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मैं मुस्कुराता हूँ, अच्छा लगता हूँ, और तुम हर तरीके से अच्छे लगते हो। लानजान उसे एडमायर करने लगा। वीबूजान के हाथ में जो पत्थर था वो नीचे जा गिरा। उसने पलटकर लानजान की तरफ देखा। असल में वीबूजान को तो आज तक नहीं पता था कि लानजान के दिल में उसके लिए क्या है। वो जिस सिरा में था उस सिरा में अपने सेम जेंडर से ये भी कहना कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, शायद ही किसी में इतनी हिम्मत होगी। ऐसे में वीबूजान हमेशा से एक्साइटेड रहता था कि आखिरकार लानजान के दिल में उसके लिए क्या है। जिस तरह वेंग उसके साथ रहता है, लानजान भी रहता है, लेकिन वीबूजान के दिल में वो दोस्ती नहीं है, वो प्यार है। बट लानजान के दिल में क्या है? सच में मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ? वीबूजान ने पत्थर छोड़ दिया और फिर बैठ गया। उसकी तरफ देखते हुए सवाल पूछने लगा। लानजान ने जब वीबूजान को बैठा देखा तो उसने खुद ही पत्थर उठा लिया, ये सोच कर कि वेंग का मन है आम खाने का। बोलो ना लानजान। हाँ, कितना पसंद हूँ मैं तुम्हें? वेंग ने आगे का सवाल किया। सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा मतलब? मेरी हर एक पसंदीदा चीज से ज्यादा तुम मुझे पसंद हो। ये बोलकर लानजान ने आम के ऊपर निशाना लगाया, लेकिन निशाना खाली गया। तुम्हारी सबसे पसंदीदा चीज क्या है लानजान? ये कहा नहीं जा सकता। बहुत सारी चीजें पसंदीदा हैं। जैसे किस चीज को तुम फॉरएवर पसंदीदा मानोगे? मून को देखना, चांद को देखना। क्या मैं उससे भी ज्यादा बेहतर हूँ मेरे लिए? हो? लानजान ने बहुत ही आगते हुए जवाब दिया। ऑफ कोर्स वीबूजान उसके लिए था। क्या तुम सच में फॉरएवर मुझे देख सकते हो? बेशक, लानजान ने कहते हुए फिर से दोबारा निशाना लगाया। क्या तुम कभी थकोगे नहीं? नहीं। क्या तुम मुझे पसंद करते हो? हाँ, बहुत ज्यादा। वीबूजान ने उसे ऑलमोस्ट अपनी बातों में फंसा लिया। तो जैसे ही वीबूजान ने जल्दी जल्दी में सवाल पूछा, लानजान ने उसका जवाब दे दिया। हाँ, बहुत ज्यादा। हाँ, बहुत ज्यादा। वेंग का चेहरा पूरा लाल हुआ। उस जगह वो समझ गया था कि उसे लानजान के दिल की बात पता चल गई है। कुछ लोगों को पता होता है कि पसंद करना प्यार है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं, और लानजान उनमें से एक था। लानजान ने आम तोड़ लिया था। वो वीबूजान को देने लगा। वेंग ने उसके हाथ से आम ले लिया। क्या तुम सच में मेरा छुआ खा लोगे? लानजान ने सवाल पूछा। वेंग मुस्कुराने लगा। तुम्हें क्या लगता है? ये बोलकर उसने एक आम खा भी लिया, मतलब एक मुंह में लगा भी दिया। थोड़ा सा उसने आम को खा भी लिया। क्या ये पाप नहीं है? मैंने तो सुना है कि हवेली के लोग हम लोगों के हाथ का छुआ नहीं खाते। लानजान वीबूजान ने आम को साइड में रख दिया। वो उसके करीब आ गया। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे करीब आ जाऊं? हाँ। दोनों ही ईमानदार थे अपनी भावनाओं से। इतना करीब या और 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 ज्यादा करीब? वेंग ने अब उसके करीब पहुंचते हुए पूछा। हाँ, और ज्यादा। इतना? अब वीबूजान और लानजान के बीच बस एक ही हाथ का फासला था। और करीब। लानजान में काफी हिम्मत थी। वो बस देखना चाहता था कि वीबूजान क्या करना चाहता है।
वीवूजान उससे और करीब आया। अब उनके बीच बस 12 इंच का ही फासला रहा होगा, इतना और करीब। दोनों ही फ्रीज हो गए जब लांजान ने कहा कि और करीब। तुम देख सकते हो लांजान कि मैं तुम्हारे कितने करीब आ सकता हूँ, यहाँ तक कि ये बोलकर वीवूजान ने उसके गालों पर किस कर लिया और दोनों ही फ्रीज थे। इतना करीब, अब कभी मत कहना कि मैं तुम्हारा छुआ खा नहीं सकता। ये बोलकर वीवूजान मुड़ा और इसके बाद से वीवूजान ने न तो उसे पलट कर देखा और न लांजान ने उसे पुकारा। दोनों ही फ्रीज थे और दोनों ही सॉफ्ट थे कि खुद को साबित करने के चक्कर में वीवूजान ने क्या कर दिया और लांजान उसके जुनून को देखने के लिए उसे क्या करवा चुका था। दोनों ही अब इस बात से अवेयर थे कि दोनों के अंदर कोई भावनाएं थी तो वो दोस्ती की नहीं थी। यहाँ तक लांजान को भी इस बात का एहसास हो चुका था कि वो वीवूजान को अपने बहुत करीब चाहता है। ये कोई दोस्ती वाला करीब तो नहीं था, इतना तो लांजान भी समझ चुका था। और फिर वीवूजान के उस तरह उसके गालों के करीब आना, सांसों में सांसों का मिलना, सारी चीजें लांजान ने महसूस की। तुम चाहो तो मांग लो मुझे, तुम चाहो तो पा लो मुझे, मैं बस तुम्हारा हूँ, तुम चाहो तो आजमा लो मुझे। वीवूजान ने फिर से उसके बारे में कुछ लिखा। कहने को दुनिया बहुत बड़ी है, फिर मैं कहाँ जाऊँ। कहने को ये घर बहुत बड़ा है, फिर मैं कहाँ जाऊँ। कहने को आसमान बहुत बड़ा है, फिर मैं कहाँ जाऊँ। लोग कहते हैं कि प्यार अजीब है, प्यार बुरा है, प्यार दर्द है। मैं कहता हूँ फिर मैं कहाँ जाऊँ। तुम कहते हो हम में फ़र्क है, मैं कहता हूँ फिर मैं कहाँ जाऊँ। तुम कहते हो मैं तुम्हें छू नहीं सकता, फिर मैं कहता हूँ फिर मैं कहाँ जाऊँ। तुम कहते हो हमारे बीच फासला है, फिर मैं कहता हूँ मैं कहाँ जाऊँ। आगे क्वेश्चन मार्क। वीवूजान के शब्द बहुत उलझे हुए होते थे। वो कभी भी बातों को सुलझा कर नहीं लिखता था। न ये पोएट्री थी न उसकी स्टोरी थी। कुछ ऐसा था जो दिल में सवाल था। वो जानना चाहता था कि वो कहाँ जाए। दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन क्या इससे फर्क पड़ता है जब उसकी दुनिया लांजान है। आसमान बहुत बड़ा है, बहुत खुला है। लोग उड़ सकते हैं, अपनी दुनिया बना सकते हैं, सब कुछ बना सकते हैं। फिर उसका क्या कि वीवूजान उस आसमान को अपना नहीं मानता, वो बस लांजान को अपना मानता है। तुम कहते हो हमारे बीच फासला है। लांजान जब भी सवाल करता, हमारे बीच बहुत फर्क है। वीवूजान के दिल में एक दर्द सा उठता कि उसकी क्या गलती है कि उच्च घराने से है, वो अमीर लोगों में से है, फिर वो कहाँ जाए, क्योंकि उसके घर पे भी सेम चीजें कही जाती हैं। वो अमीर है, वो लांजान से बात नहीं कर सकता। तुम कहते हो तुम मुझे छू नहीं सकते, फिर मैं कहाँ जाऊँ। उसका सवाल था। वो जब भी लांजान के करीब आता, रुक जाता ये सोचकर। अक्सर ही लांजान उसे कह दिया करता था, तुम मेरा छुआ नहीं खा सकते। मैंने सुना है हवेली के लोग ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, फला फला बातें। फिर वो कहाँ जाए। क्वेश्चन मार्क पर उसने अपनी डायरी को बंद कर दिया। अपनी डायरी को उसने फिर से अपने तकिए के किनारे रखा। सर्वेंट और मेड को उसने पहले ही कह रखा था उसकी डायरी, उसकी पर्सनल चीज़ों को कोई न छुए। जैसा कि वो अपने घर का एक प्रिंस जैसा लड़का था, उसकी बातों को फॉलो किया जाता था। लांजान और वीवूजान की नज़दीकियाँ जिस तरह बढ़ रही थी, मैडम यू हर बात से बहुत अच्छी तरीके से अवेयर थी। जो बस अच्छी तरीके से चाहती थी कि वीवूजान का दिमाग ना खराब किया जाए। उसके विलायत जाने में अब ज़्यादा दिन बाकी नहीं रह गए हैं, 3 से 4 महीने बाकी रह गए हैं। बेहतर है सब कुछ अच्छे से निपटाया जाए। वीवूजान को एक बार विलायत भेजा जाए और फिर लांजान को किसी तरीके से रास्ते से हटा दिया जाए। हमेशा के लिए कांटे को हटा दिया जाएगा। और वैसे भी विलायत जाने के बाद धीरे धीरे वीवूजान भी उसके बारे में भूल जाएगा। वरना अगर ये बातें सब कुछ बाहर आ गई कि उच्च घराने का लड़का एक गरीब लड़के के साथ इतना उठना बैठना कर रहा है, तो ये उनके खानदान के लिए अच्छा नहीं होगा। और ऊपर से वीवूजान तो इकलौता है। आज कुछ जल्दी जा रहे हो? अगले दिन वीवूजान थोड़ा जल्दी स्कूल जा रहा था। हाँ, वो मैं एक्चुअली मुझे कुछ काम है, उसने अपनी माँ को जवाब दिया। कौन सा काम है? मुझे लाइब्रेरी जाना है माँ। क्यों? मुझे कुछ किताबें लेनी है। कौन सी किताबें? अब मैडम यू को तो पता है कि अगर वो जल्दी जा रहा है, संभावना है कि वो लांजान से मिलेगा, तो अब वो सवाल पे सवाल जानबूझ के कर रही हैं। मुझे वीवूजान थोड़ा रुक रुक कर बोला, पोएट्री की किताब चाहिए। तुम्हारी अलमीरा में पोएट्री की हर एक तरीके की किताब रखी हुई हैं।
मैंने तुम्हारे लिए स्पेशली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से सबसे अच्छी अच्छी किताबों की कॉपीज मंगवाई हैं। तुम किस पर्ची की बातें कर रहे हो? क्या तुम मुझे बनाने की कोशिश कर रहे हो वी वूजियान? माँ की आवाज़ तेज हो गई। जितने मेड और सर्वेंट थे हॉल एरिया उन लोगों ने खाली कर दिया था। वीबूजान के सिर पे जो झूमर लटक रहा था उसके कांच के टकराने की बस आवाज़ें वीबूजान के कानों में जा रही थी। एक अजीब सा सन्नाटा उस वक्त वीबूजान जहाँ पर खड़ा हुआ था उसके आसपास फैल गया। या तुम लानजान से मिलने जा रहे हो? तेज आवाज में जब मैडम यू ने ये कहा, वीबूजान के हाथ से उसका बैग छूटा। 17 साल का वीबूजान ये समझ चुका था कि उसके घर वालों को इस बारे में पता चल गया है। अभी तक तो उसने लानजान से अपने दिल की बातें नहीं कही थी। भले ही उसने उसके गालों पर किस किया था, लेकिन ये साबित तो नहीं हुआ कि उसे प्यार करता है, जबकि उसे कहना चाहता है। एक बात कान खोल के सुन लो वीबूजियान, तुम्हारे लिए तो कुछ मुसीबत नहीं होगी, लेकिन अगर तुम उसके नजदीक जाओगे तो उसके लिए मुसीबत जरूर हो जाएगी। कोई भी उच्च घराने के उच्च वर्ग के लोग ये नहीं चाहते कि उनका बच्चा किसी गरीब के साथ उठना बैठना करे, और तुम्हारा उठना बैठना तो कुछ अलग ही है। उम्मीद है कि तुम इतना मतलबी नहीं बनोगे कि खुद के चक्कर में उसका नुकसान करवा दो। तुम तो अच्छी तरीके से जानते हो वीबूजियान कि मैं क्या कर सकती हूँ। सीन से होकर वहां पहुंचा जहाँ वीबूजियान अपनी साइकिल से अपने कॉलेज की तरफ जा रहा था। उसके कानों में बस उसकी माँ की आवाजें सुनाई दे रही थी कि इतने स्वार्थी मत बनो कि लानजान को भी नुकसान पहुंचा दो, क्योंकि अफकोर्स ये इनडायरेक्ट उसके लिए वार्निंग थी कि अगर वीबूजियान लानजान से नजदीकियां बढ़ाएगा, आज नहीं तो कल मैडम यू अपनी इज्जत को बचाने के लिए, जैसा कि उन्हें लगता है कि अगर वीबूजियान लानजान के साथ घूमेगा तो उनकी इज्जत कम हो जाएगी, उनके खानदान की इज्जत कम हो जाएगी, तो अपनी इज्जत को बचाने के लिए वो लानजान को ही रास्ते से हटा देंगे। ये इनडायरेक्टली वीबूजियान के लिए एक वार्निंग की तरह था, और यहाँ पर वीबूजियान जानता था कि वो इसमें कुछ नहीं कर सकता है। वो अच्छी तरीके से जानता था कि पावर अभी उसके हाथ में नहीं है, उसकी मम्मा के हाथ में है, और उसकी मॉम वो सब कर सकती हैं जो वो कहती हैं। वो जानता है कि बिना पावर के वो लानजान को कभी सेव नहीं कर सकता, और ये कोई नॉर्मल एरा नहीं है, ये कोई 21वीं सदी बिल्कुल भी नहीं है जहाँ लोग अपने हक को पाने के लिए अदालत तक चले जाते थे। उस जमाने में अदालत क्या, सब कुछ राजघराने पर निर्भर होता था। अभी तक सरकारें तय नहीं हुई थी, अभी तक कानून बना नहीं था, तो कानून बस वही था जो उस घराने के लोग कहते थे। इन सब बातों को सोचते हुए वीबूजान पूरी तरीके से कांप गया। उसका ध्यान पूरी तरीके से हट गया और उसकी साइकिल डगमगा गई और वो नीचे जा गिरा। उसकी किस्मत उस वक्त खराब थी। वो जिस जगह गिरा वहां बड़ा पत्थर था और वीबूजान के घुटने में चोट आ गई। उसे अपनी साइकिल से स्कूल जाना पसंद था। वैसे तो वो चाहता तो अपनी जीप से भी चला जाता, बट ठीक था, सीन शिफ्ट होकर दिन के 11 बजे के आसपास पहुंचता है। आज वीबूजियान ने तय कर लिया था कि वो लानजान से कहेगा कि वो उससे मिलना नहीं चाहता, उससे बात नहीं करना चाहता। तुम्हारे पैर में कुछ हुआ है क्या? लानजान पत्थर पे बैठा हुआ जैसे उसने वीबूजियान को अपने करीब देखा। इंटरवल में वीबूजियान उससे मिलने गया था। पहला सवाल लानजान का यही था, चोट लग गई? वीबूजियान उसके सामने के पत्थर पे बैठ गया। हाँ। लानजान उसके करीब पहुंचा। क्या मैं देख सकता हूँ? वो हर बार उससे हर एक चीज के लिए पूछता। न जाने क्यों वीबूजान को महसूस होता कि वो कोई कांच का बहुत कीमती टुकड़ा है, और लानजान बस उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता, और उसे पूछने का मकसद यही था। लानजान जानता था कि वीबूजान कितना प्रीसियस है, कितना प्यारा है और कितना अमीर है, उच्च वर्ग से आता है। सो दैट लानजान हर एक चीज को बहुत एहतियात से करता था। तुम छू सकते हो, वेंग ने बहुत प्यारी आवाज में कहा। तुम्हारे पैर बहुत खूबसूरत है, उसने उसके पैन के कपड़े को थोड़ा ऊपर करते हुए कहा। तुम्हारी नजरें खूबसूरत हैं। वीबूजियान तो वैसे भी पोट्री लिखता था, उसे बातों का जवाब बहुत अच्छी तरीके से आता था। खूबसूरती क्या है, ये देखने वालों की आंखों पर भी निर्भर करता है। उसकी आंखें अगर खूबसूरत है तो चीजों को खूबसूरत देखेगा। कहने का मतलब नजरिया है। तुम्हारा नजरिया अच्छा है, इसलिए तो मुझे खूबसूरत मानते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। लान जाने रुमाल को नदी के पानी से भिगोता है और फिर से वीबूजान के सामने घुटने के बल बैठता है और उसके घुटने से बह रहे खून को साफ करने लगता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम सच में खूबसूरत हो। एक प्रिंस कहने की बातें हैं। क्यों? मैं कोई प्रिंस नहीं हूँ, लेकिन आप हो, लांजा ने उसे देखते हुए कहा। मुझे नहीं चाहिए जिंदगी। क्यों? क्योंकि मैं खुश नहीं हूँ।
क्यों खुश नहीं हो? लांजान ने अगला सवाल पूछा। वेंग ने अपने पैर को पीछे किया। तुम कभी नहीं समझोगे। मैं समझना चाहता हूँ। मैं खुश नहीं हूँ लांजान। लेकिन क्यों? ये जिंदगी नहीं बल्कि बल्कि कैद है। मैं वो सब नहीं कर सकता जो मैं चाहता हूँ। लेकिन तुम ऐसा क्या चाहते हो? मैं तुम्हें। और वे वुजान तुम्हें बोलने के बाद रुक गया, क्योंकि वो तो तय करके आया था कि वो लांजान को अपनी दिल की बातें नहीं बताएगा, और आज तो ये भी कह देगा कि उसे मिलना नहीं चाहता। मुझे क्या? अगला सवाल उसने पूछा। मैं नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि तुम कभी नहीं समझोगे। मैं तुमसे नहीं मिलना चाहता, और आज के बाद मुझसे मत मिलना लांजान। मैं चाहे जितना भी कहूँ, तुम यहाँ पर मत आना। ये बोलकर वी वुजान ने उसे धक्का दिया। लांजान ने कदम पीछे हो गया, और वहां से वी वुजान बहुत ही पीछे चला गया। हाँ, उसके जाने के बाद लांजान खामोश, मायूस, उदास बैठ गया। हाँ, शायद मैं कभी ना समझूं, क्योंकि मैं नहीं समझना चाहता। मैं वो जिंदगी कभी तुम्हें नहीं दे सकता जो तुम डिजर्व करते हो। उस घर में तो बिल्कुल भी नहीं, उस जगह तो बिल्कुल भी नहीं। मैं कोई सुपरमैन नहीं हूँ जो तुमसे वादा कर दूंगा कि मैं तुम्हें महल दे सकता हूँ, और मैं तुम्हें वो जिंदगी तो कभी नहीं देना चाहता जहाँ लोग बस ताने दें, बुरा समझे, पाप समझे। मैं नहीं समझ सकता, क्योंकि मैं समझना नहीं चाहता। मैं नहीं समझना चाहता कि तुम मुझे प्यार करते हो। मैं नहीं समझना चाहता कि वही प्यार मेरे दिल में भी है। मैं नहीं समझना चाहता कि तुम मुझसे दूर नहीं जाना चाहते, और मैं नहीं समझना चाहता कि मैं तुम्हें दूर जाने भी देना नहीं चाहता। हाँ, मैं नहीं समझ सकता। उसके जाने के बाद लांजान काफी देर तक खामोश रहा, चुप रहा। उसके पास तो सवाल सीधा सा था और जवाब भी सीधा सा था। वो भी वुजान को भी मोहब्बत करता था, और ये बात वो जान चुका था। लेकिन वो नहीं समझना चाहता, क्योंकि वो जानता है वो भी वुजान को गालियां नहीं दे सकता, दिलवा सकता। वीबूजान को ताने नहीं दिलवा सकता। वीबूजान को वो जिंदगी नहीं दिलवा सकता जो लांजान जी रहा है। कहना अच्छा लगता है कि तुम्हारे साथ मैं काट लूंगा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। कहलवाना अच्छा लगता है कि तुम्हें तो मुझसे प्यार है, आकर ऐसी जिंदगी काटो। लेकिन एक प्रिंस को अगर कह दिया जाए कि एक लकड़ी के घर में रहे जिसमें कोई सुख सुविधाएं नहीं है, कहना आसान है लेकिन जीना नहीं। और वो वीबूजान के लिए आसान नहीं होने वाला था। लांजान उसकी जिंदगी को और कठिन तो नहीं बनाना चाहता था, अनटिल कि वीबूजान खुद इन सब चीजों के लिए राजी ना हो। वो हर चीजों का सामना कर सकता था, बशर्ते कि वीबूजान को पहले होना चाहिए। अब वो जानबूझकर वीबूजान से ये तो नहीं कह सकता था, तुम्हें मुझसे प्यार हो तो सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे पास आ जाओ। ये तो मतलब हुआ ना, प्यार तो इससे परे है। मैं नहीं समझ सकता। लांजान उस जगह खामोश रहा, चुप रहा, बैठा रहा। पूरा दिन उसने वहीं पर बिता दिया। वहीं एक हफ्ते वीबूजान स्कूल आया भी नहीं। उसके अंकल विलायत से आ चुके थे। उसने भी जानबूझकर स्कूल आना अवॉइड किया। उसने अपने अंकल के साथ शिकार सीखा, नदी घूमने गया, पहाड़ भी घूमने गया, काफी हद तक शिकार भी किया, लेकिन स्कूल नहीं गया या फिर कॉलेज नहीं गया। एक हफ्ते लांजान भी नहीं आया, लेकिन लांजान को ये पता था कि वीबूजान भी नहीं आ रहा है। 2 दिन तो उसने आकर देखा, लेकिन फिर वो भी आना उसने बंद कर दिया। सीन शिफ्ट होकर अगले हफ्ते पहुंचता है, जहाँ लांजान जब पहुंचा, इनडायरेक्टली उसे पता चला कि वीबूजान नहीं आ रहा है। यहाँ पर वीबूजान को बुखार शुरू हो गया था। असल में वीबूजान ने इन सब बातों को बहुत दिल से ले लिया था। उसने अपनी माँ की धमकी को अपने दिमाग में रखते हुए लांजान से दूरियां बनानी तो शुरू कर दी थी, लेकिन उसने अपनी जिंदगी से भी दूरियां बनानी शुरू कर दी थी। कहते हैं ना, जब दुख बहुत बड़ा हो तो इंसान धीरे धीरे जीने की इच्छाएं छोड़ने लगता है। वीबूजान को बुखार आना इसी सिलसिले का शुरुआत था कि उसकी दिलचस्पी अब दुनियावी चीजों में कम रह गई थी, और वो बहुत हद तक डिप्रेशन में चला गया था। मान लिया कि तुम नहीं हो मेरे, मान लिया कि हम दूर ही से ही, मान लिया कि हम मिल नहीं सकते, मान लिया कि कोई हमें मिला नहीं सकता, लेकिन नहीं मानूंगा कि मैं तुम्हारा नहीं हूँ। मैं इतना भी आवारा नहीं हूँ। नहीं मानूंगा कि हमारे बीच में फासले मिटा नहीं सकता। नहीं मानूंगा कि मैं तुम्हारे बिना जी सकता हूँ। नहीं मानूंगा कि मैं तुम्हारा नहीं हूँ। दुनिया और मुझसे कितना ले सकती है लांजान, और क्या ले सकती है? बहुत से बहुत।
बहुत से बहुत मुझे तुमसे दूर कर सकती है, बहुत से बहुत मैं खुद को तुमसे दूर कर सकता हूँ, बहुत से बहुत और क्या हो जाएगा। चलो बुरे से बुरा सोचते हैं, तुम कभी मुझे नहीं मिलने वाले हो, चलो उससे भी बुरा सोचते हैं, इस जिंदगी में हम कभी एक दूसरे से नहीं मिलने वाले हैं। तो क्या प्यार करना छोड़ दूंगा? क्वेश्चन मार्क। आगे फिर से उसने क्वेश्चन मार्क लगाया। तो क्या तुम्हें चाहना छोड़ दूंगा? फिर से क्वेश्चन मार्क। तो क्या सच में मैं इस बात को मान लूंगा कि हम कभी नहीं मिलेंगे, किसी जन्म में नहीं मिलेंगे? आगे क्वेश्चन मार्क। तो क्या मैं उम्मीद भी छोड़ दूंगा? आगे फिर से क्वेश्चन मार्क। क्या मैं प्यार में बिलीव छोड़ दूंगा? आगे क्वेश्चन मार्क। नीचे फिर उसने लिखा, बिल्कुल भी नहीं। दुनिया हमें दूर जरूर कर सकती है, तुम भले ही मुझे खुद से दूर कर सकते हो, मैं भले ही खुद को तुमसे दूर कर सकता हूँ। प्यार प्यार में नहीं कर सकता। एक बात हमेशा याद रखना लांजान, जिंदगी बदल सकती है, दुनिया बदल सकती है, वक्त हालात सब कुछ बदल सकता है। तुम मुझे भूल जाओ, मैं तुम्हें भूल जाऊं, लेकिन दिल दिल हमेशा याद रखता है, दिल हमेशा याद रखता है। उस बात को लिखते हुए भी वुजियान ने उस पन्ने को उसी जगह मोड़ दिया और अपनी डायरी को उठाकर अपने फिर से सिरहाने के पास रख दिया। माँ, बाहर क्या हो रहा है? लांजान, जो कि 3 दिन के लिए अपने भाई के साथ सिटी काम करने गया था, जब वो वापस आया तो उसने बाहर बहुत हड़बड़ी की चीजें देखी। सुना है कि पास वाला बांध टूट गया है। सुनने में आ रहा है कि पानी इस नदी में गिराया जा रहा है। क्या? अगर ऐसा रहा तो निचला एरिया पूरी तरीके से पानी से भर जाएगा। फिर हम कहाँ जाएंगे? लांजान जब वापस आया तो आधे गांव में हड़बड़ी मची हुई थी। असल में विलेज 2 स्तर में बटा हुआ था। एक निचला एरिया था, एक उचला एरिया था। निचले एरिया में रहने वाले निम्न स्तर के लोग थे, गरीब निम्न जात के लोग। हालांकि जात पात तो कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ, ये इस जमाने में नहीं होता। थोड़ा पीछे जाए तो अभी भी जात पात की चीजों को माना जाता था। लांजान जैसा कि गरीब था, निम्न लेवल पे आता था, तो उसने अपनी माँ से सवाल किया। निचला एरिया पूरी तरीके से वैरिड था। हमारी मदद अब कोई नहीं कर सकता है सिवाय जियांग फैमिली के लोग। जाहिर सी बात थी कि आसपास के सारे विलेज को जियांग फैमिली के लोग रन करते थे, मतलब उस पर अपना अधिकार रखते थे, उस पर अपना राइट्स रखते थे। वहाँ की कानून से लेकर सारी व्यवस्था का इंतजाम भी वही करते थे। तब मदद की बात आई तो मदद भी वही करेंगे, क्योंकि विलेज पर उनका ही अधिकार था और वो ही मालिक थे। अब वो मदद कैसे कर सकते थे? अगर वो पास वाले बांध को खुलवा दे तो जाहिर सी बात है पानी की दिशा मुड़ जाएगी। जो पानी इस नदी में बह रहा है, जो कि गांव के किनारे है, वो दूसरी नदी में यानी कि विपरीत दिशा में चली जाएगी। तो ऐसे में गांव को बचाया जा सकता है। सीन शिफ्ट होकर शाम को 8 बजे के आसपास पहुंचा। दाइमा एक ऐसा जोर है, बुखार में दबता हुए वुजियान हवेली के बाहर कुछ शोर सुनता है तो अपनी दाइमा से पूछता है। दाइमा भी लालटेन जला रही थी। निचले स्तर के लोग आए हैं मदद मांगने के लिए। कैसी मदद? सुना है कि पास का बांध टूट गया है, पानी इस नदी में गिराया जा रहा है, और अगर ऐसा ही रहा तो निचला स्तर डूब जाएगा। क्या? विभूजियान को तुरंत ही वैरिट फील हुआ। ऑफ कोर्स वो जानता है लांजा निचले स्तर से है। दुनिया का तो फिक्र नहीं हो सकती, हर कोई हर किसी की जिम्मेदारी नहीं ले सकता, लेकिन जिससे उसे वो प्यार था उसके लिए वो फिक्रमंद था। वो उठ कर बैठ गया। वो 2 दिन से उठ नहीं पाया था। हकीम की दवा खाने के बाद भी उसका बुखार कम नहीं हुआ था, और फिर जाकर ये सारी चीजें हो गई। खिड़की के पास खड़ा वेबोजियान नीचे देख रहा था। नीचे काफी लोग मसाल लेकर खड़े थे। मैडम यू के और उसके अंकल के आने का इंतजार कर रहे थे और मदद की गुहार में उम्मीदें लगाकर बैठे हुए थे। चीन शिफ्ट होकर 5 मिनट बाद पहुंचता है। लांजान अपने भाई के साथ खड़ा था। हवेली को देखकर वो भी सोच रहा था, अच्छा हुआ वेबोजियान ने उससे दूरियां बना ली। इतनी बड़ी हवेली वो कहाँ से लाता और उसे किस घर में रखता? मैं बाहर जा रहा हूँ। बेबूजियान भी बाहर आने लगा। आप रुक जाइए। क्यों? आपको बहुत तेज का बुखार है, रहने दीजिए, मैं ठीक हूँ। ये बोलकर बेबूजियान कमरे से बाहर आ गया। मैडम यू बाहर खड़ी थी और उसके अंकल भी, यानी कि बेबूजियान के अंकल भी, जो विलायत से आए थे, और कहीं ना कहीं उनके अंदर उच्च लेवल वाला घमंड सबसे ज्यादा है। हमें बस मदद चाहिए मालिक। हम बस यही चाहते हैं कि आप विपरीत दिशा का बांध खोल दें ताकि पानी सीधा इधर ना आए।
और हम ऐसा क्यों करेंगे? अंकल ने सवाल किया, यानी वीबूजान के अंकल ने सवाल किया। तब तक वीबूजान भी बाहर आ गया। वीबूजान की नज़र लानजान पे गई, लानजान की नज़र वीबूजान पे गई। क्या तुम लोगों को सिखाना पड़ेगा कि अपने मालिक से कैसे बात करते हैं? घुटने के बल बैठो, फिर मदद की गुहार लगाओ। अंकल ने जानबूझकर ये सारी बातें कही ताकि आपको सुनो उनकी औकात दिखाई जा सके। पहले जमाने में ऐसी चीजें नहीं होती थी जहां मानवता को, इंसानियत को ऊपर रखा जाए। वहां ये चीज दिखाई जाती थी कि हम राजे महाराजे घराने से आते हैं और तुम एक नॉर्मल घराने से, तुम हमारा मुकाबला कभी नहीं कर सकते, तो अपनी नजरें हमेशा नीचे रखो। निचले स्तर के लोग घुटने के बल बैठ गए और फिर सर झुकाकर मदद की मांग करने लगे। इस बार भी बोजियान का बड़ा भाई जेबुजुन इस बात को उठाता है, हम अगर आपसे मदद नहीं मांगेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? और उस वक्त अंकल की नजर चली गई थी लानजान पर। ये तुम्हारा भाई है। सारे सवाल एक तरफ, लानजान पे उनका टेंशन एक तरफ। बेबूजियान ने मुठ्ठियां भींच ली। कल रात को उसने अपने मैडम यू को, यानी अपनी माँ को, अंकल से बात करते हुए कहा, और ये भी उसने सुना था कि मैडम यू उसके अंकल से कह रही थी वो लड़का कोई और नहीं बल्कि निचले स्तर का लानजान है, जेबुजुन का छोटा भाई। बेबूजान को डर लग गया। अब वहाँ उसे इस बात का पता है कि अंकल को भी ये बात पता है कि बेबूजान की दिलचस्पी एक लड़के में, और ये दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। हाँ, मैं ही हूँ। ओह, तुम्हें बोलना भी आता है? लानजान ने भी मुठ्ठियां भेजी। अब उसे पता है कि उसे जानबूझकर बेइज्जत किया जा रहा है। ये बात उसे भी महसूस हो गई। चलो ठीक है, तुम लोगों को घुटने के बल बैठने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसे मेरे सामने लाओ। क्या? सब इस बात पे चौंक गए। ये क्या बात हुई? बेबूजान की आवाज तेज हुई और फिर वो धीरे से अपनी माँ से कहता है, लानजान के साथ ऐसा क्यों? तुम बोलो कि तुम कल ही विलायत जाओगे। बीइंग ने अपनी माँ की तरफ देखा। क्या वो कल मर जाए? ये बात उसने खुद से कही, विलायत जाने से पहले वो मर जाएगा, बात खत्म है। नहीं, बीइंग ने मना किया। मैडम ये मुस्कुराई। अंकल ने बेबूजान की नहीं को सुन लिया। ठीक है, तो अंकल को अच्छी तरीके से पता है बेबूजान को सीधे रास्ते पर कैसे लाया जा सकता है। अगर लानजान मेरे कदमों में अपनी नाक को रगड़ देगा और फिर हाथ जोड़ते हुए अगर मदद की गुहार करेगा तो मैं सबकी मदद करूंगा। ये आप नहीं कर सकते। जैसे ही अंकल ने पूरी बात कही, बेबूजान की आवाज फिर से तेज हो गई। वो पीछे से खड़ा होकर मना करने लगा। छोटे बाबा को बहुत तेज बुखार है, उन्हें नहीं पता कि तुम जैसे लोगों के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए। तो फिर लानजान, तुम इस चीज के लिए तैयार हो? लानजान ने बेबूजान की तरफ देखा। बीइंग की बात वहां सच में कोई नहीं सुन रहा था। ऑफकोर्स वो बस अभी एक प्रिंस था। अगर कोई आदेश देता था तो वो उसके अंकल, उसके पिता या फिर उसकी माँ थी जो सारी चीज़ों को रन करते थे। सबने लानजान की तरफ देखा। हालांकि इस तरफ ये सवाल होना चाहिए कि लानजान के साथ ही ऐसा क्यों, लेकिन असल में उन्हें बेबूजान से हाँ कहलवाना था। ठीक है, मैं करूँगा। लानजान को पता है कि उसे बेइज्जत किया जा रहा है, लेकिन लोगों की जिंदगी उसकी इज्जत से ज़्यादा तो नहीं। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे? बेबूजान ने पीछे से कहा। बट लानजान ने उसकी तरफ नहीं देखा। अब यहाँ कोई फायदा नहीं था प्यार मोहब्बत का। ये ऐसी चीजें नहीं थी जहाँ वो एक दूसरे से कस्में वादे लेते हैं। ऑफ कोर्स नॉट। लानजान उठा, नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। माँ रुक जाइए। उसने अपनी माँ को रोका। मैं वादा करता हूँ कि मैं कल विलायत चला जाऊंगा। कल ही? रुक जाओ। मैडम यू ने लानजान को रोक दिया। इसकी कोई जरूरत नहीं, हम मदद कर देंगे। लानजान ये तो समझ गया था कि वीबूजान की वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन उसे ये समझ में नहीं आया कि वीबूजान ने अपने पेरेंट्स से या अपने अंकल और अपनी माँ से क्या कहा होगा। सीन सिपट कर वहां पहुंचा। निचले स्तर के लोग खुश थे कि अब बाढ़ की कोई आशंका नहीं है। अगर बांध को खोल दिया जाएगा तो पानी विपरीत दिशा में जा सकता है, लेकिन रास्ते भर लानजान खामोश रहा। भले ही उसने लोगों की जान बचा ली हो या वीबूजान ने उसकी मदद कर दी हो, चीजें वैसी तो नहीं जैसा दिख रही है। सीन शिफ्ट होकर रात के 2 बजे के आसपास पहुंचता है। दाई माप यहाँ। बेबूजान अपनी डायरी को लिख रहा था। बाबा, सब कुछ उल्टा हो रहा है। क्या हो रहा है उल्टा? बड़ी मालकिन ने आपके सामने तो कह दिया कि वो मदद करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो मदद करने के इरादे से नहीं है। मैंने उन्हें बात करते हुए सुना कि सांप भी मर जाएगी और लाठी भी नहीं टूटेगी। बेबूजान को विलायत भी भेजने के लिए तैयार कर देंगे और उनकी मदद भी नहीं करेंगे।
इसलिए हमेशा के लिए लांजान का मर जाना ही ठीक है। और हम ये साबित कर सकते हैं कि वो बड़ी बाढ़ में मर गया। वैसे भी कुछ लोग इस गांव से कम हो जाएंगे तो किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। क्या? मुझे लांजान से बताना होगा। वीवू जान उठ खड़ा हुआ। आप बाहर नहीं जा सकते। क्यों बाहर नहीं जा सकता? बाहर उनके लोग हैं, आपको वो जाने नहीं देंगे, और आज रात के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। 3 बजे तक गांव में फिर से निचले एरिया में हाहाकार मच गया, क्योंकि पानी घुटने घुटने तक आ चुका था। तो इसका मतलब ये था कि पानी गांव के अंदर प्रवेश कर चुका था और बांध को मोड़ा भी नहीं गया था। तो सरासर ये हुआ कि उनको धोखा दिया गया। अब लोग उनसे शिकायत करते या फिर अपने अपने बच्चों की जान बचाते और भागते। वही खलबली लांजान के घर पे भी मची। अच्छी बात यह थी कि उसके घर पे कोई नन्हा बच्चा नहीं था। उसने भी लोगों की मदद करनी शुरू कर दी। एक बड़ा सा पुल था, वो वहीं पर जाकर खड़े हो रहे थे। पुल से उनका गांव दिख रहा था। अंधेरे में सबने मसाले जलाए, चिल्लाने की आवाजें, बचाने की आवाजें, गर्भवती महिला से लेकर बूढ़ी औरत। जवान मर्दों ने बस सबसे पहले नन्हे बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को, बूढ़े औरत और मर्द को ऊपर पहुंचाना शुरू किया। पानी धीरे धीरे बढ़ता गया। इधर भी बूजियान तो तय रहा कि हम बिछड़ रहे हैं, तो तय रहा कि हम दूर हो रहे हैं, तो तय रहा कि मैं मर रहा हूँ, तो तय रहा कि हम फिर मिलेंगे। हम फिर मिलेंगे लांचा। उस पेपर पर उसने अपना साइन कर दिया। ये डायरी का आखिरी पन्ना था जो आज विभूषण ने भर दिया। मुझे माफ करना दाइमा, मैं ऐसे जी नहीं सकता। अगर आप मुझे रोकेंगे तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगा, वरना दीजिए। असल में विभूषण पिछले रास्ते से बाहर निकलने की बातें कर रहा था। दाइमा जानती हैं अगर वो बच्चा बाहर गया तो खतरा हो सकता है, लेकिन अगर वो यहाँ रहा तो पहले ही मर जाएगा। हाँ, दाइमा ने रोते हुए उसके कदमों पर अपना सिर रख दिया। मुझे माफ कर दीजिए बाबा, दुनिया बहुत क्रूर है और मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाई। मैं बस बेबस हूँ। पानी कंधे तक आ चुका था। अब लांजान को तैरना भी नहीं आता था। उसने जितनी मदद सबकी करनी चाहिए ये वो कर पाया, उसने की। जेबुजुन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। चलो मैं तुम्हें ऊपर तक छोड़ कर आता हूँ, मैं सबकी मदद करूंगा। बकवास बातें बंद करो लांजान, तुम्हें तैरना नहीं आता है। मैं तैर सकता हूँ, तुम्हें नहीं आता। जबरदस्ती उसके भाई ने उसका हाथ पकड़ा और पुल पर लाकर खड़ा कर दिया। उसे तैरना नहीं आता था। पानी अब गले तक आ पहुंचा था। अभी भी 2-4 महिलाएं नीचे फंसी हुई थी, जिसे जेबुजन और कुछ जवान आदमी ऊपर कर रहे थे। अच्छी बात यह थी कि निचले इलाके में बस 8-9 घर थे। बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ जनसंख्या ज्यादा थी, लोग ज्यादा थे। क्या बेबुजन भाग गया है? मैडम यू को तो ये बात 1 घंटे बाद पता चली। ऑलमोस्ट सुबह के 3 बज चुके थे, लेकिन अभी भी काफी अंधेरा था। ऐसे में वीवूजियान को अच्छी तरीके से पता था कि वो अगर उछले लेवल से निचले लेवल में जाएगा तो डेफिनेटली वो पानी में फंसेगा, क्योंकि पानी ऑफकोर्स वो समझ चुका था कि अगर बाढ़ बंद नहीं है तो पानी तब तक गले तक आ चुका होगा। बट उसे तैरना आता था। अच्छी बात ये थी। आखिरकार वही हुआ। अब वीवूजियान को सबसे पहले लांजान की चिंता हुई। वो लांजान के लिए मरा जा रहा था। वो उसे बचाने के लिए उसके घर की तरफ गया, उसके जानने के लिए कि अब कैसा है। वो भी उस पानी में उतर गया। लोगों की चीखें उसे सुनाई दे रही थी, बट उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एक पल के लिए सब कुछ ब्लैंक हो गया। सीन शिफ्ट कर 10 मिनट बाद पहुंचा। लांजान अपने भाई को देख रहा था, क्योंकि जेबुजुन ने कहा था वो भी आ जाएंगे। ग्रांडमा का ख्याल रखो। कुछ महिलाएं उसके घर के बगल में थी जो फंसी हुई थी, उन्हें बाहर निकालना था। पानी अब तो सिर से ऊपर था। लांजान ऊपर ही देख रहा था। सीन शिफ्ट कर वहां पहुंचा। जेबुजुन तैरते हुए उस पुल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। पानी का बहाव बहुत ज्यादा तेज था। घर से लेकर बड़े बड़े पेड़ सब कुछ सीधा बहा जा रहा था। तो इंसान कहाँ खुद को संभाल पाएगा। तभी उनकी नजर एक लड़के के ऊपर गई जो तैरने में स्ट्रगल कर रहा था। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि वीवूजियान था। वीवूजियान! तुरंत ही जेबुजुन परेशान हो गए। पेड़ को पकड़े हुए वीवूजियान खुद को बहाव में रोकने की कोशिश कर रहा था। वो बस लांचान को तलाश करने पहुंचा था। वो बस उसकी खैरियत चाहता था, लेकिन उस पानी में खुद फंस के रह गया। पानी की आवाज इतनी भयंकर थी कि इंसान की मौत तो सामने ही दिख रही थी। पानी का बहाव उल्टा था। जेबुजुन चाहकर भी वीवूजियान तक नहीं जा पाते। सो दैट उन्होंने फैसला किया कि अब कोर्स उस तरफ जाएंगे तो दोनों की जान खतरे में आएगी। उन्हें ऊपर जाना ही बेहतर था। और कभी कभार इंसान मजबूर होता है। ऐसा नहीं कि उसे खुद की जिंदगी प्यारी है। दो गलत में से कौन ज्यादा गलत है, उस राह को छोड़ना होता है।
और अगर जेबुजन वीबूजान की तरफ जाती ये ज़्यादा गलत हो जाता। तब वीबूजान की ज़िंदगी जाती और उनकी भी ज़िंदगी जाती। ऐसे में वो पुल पर पहुँचे। भाई आप आ गए। ग्रैंड माँ जेबुजन से लिपट कर रोने लगे, लेकिन जेबुजन का पूरा मन तो पुल के नीचे फंसे उस लड़के में था। आप आ गए। लांचन बहुत ज़्यादा परेशान हुआ। नीचे वीबूजान है। क्या? तुरंत ही लांचन को शॉक लग गया। एक ही पल में वो पूरी तरीके से परेशान हुआ। नीचे वीबूजान है। उसने पुल से नीचे झांकने की कोशिश की, बट उसे कुछ खास दिखाई नहीं दिया। 3 बजे रात में बस हाहाकार दिख रहा था। कुछ लोगों के हाथ में मसाले थे जो मसाले लेकर तैर सकते थे। बस उतनी ही रोशनी थी। 1 मिनट बिना गवाए, बिना ये सोचे कि वीबूजान नीचे किस हालत में है भी या बह गया, उसे कुछ खबर नहीं थी। उसने पुल से नीचे छलांग लगा दी। उसका हाथ जेबुजन पकड़ते पकड़ते रह गए और वो उनके हाथ से छूट गया, क्योंकि उसने जानबूझकर वो रास्ता चुना। एक ही पल में जेबुजन को इस बात का एहसास हो गया। कुछ दिन पहले उन्होंने लांजान से पूछा था, तुम्हारे और वीबूजान के बीच क्या है? मेरे और वीबूजान के बीच बस वही है जो जिंदगी और मौत के बीच है। उसका जवाब उस वक्त जेबुजन को नहीं पता चला था। लांजान बस 18 साल का था। उसकी बातें इतनी गहरी थी कि जेबुजन नहीं समझ पाए थे। आज समझ पाए कि उसका मतलब क्या था। मतलब कि उसे सच में प्यार था। मतलब कि गांव वाले जो अफवाह समझते थे वो सच थी। मतलब कि वो दोनों एक रिश्ते में थे। मतलब ये सब कुछ सच था। एक ही पल में जेबुजन को इस बात का एहसास हो गया। जिंदगी की सबसे बड़ी भूल उन्होंने कर दी है। अगर वो लांजान को ये ना बताते नीचे वीबूजान है, तो शायद लांजान छलांग ना लगाता। उस बंदे ने छलांग लगा दिया। इवन उसे पता था वो तैर नहीं सकता। वो जिस जगह गिरा उससे कुछ ही दूरी पर वीबूजान अभी भी पेड़ को पकड़े हुए था। बुरी बात यह थी कि लांजान की नजर भी वीबूजान पे चली गई और वीबूजान की भी नजर। एक ही पल में वीबूजान उस पेड़ की टहनी को छोड़ दिया। अब उसे वहां रुकना नहीं था और वो बहकर लांजान की तरफ आ गया, यहाँ तक कि लांजान डूबने लगा। वीबूजान ने उसका हाथ पकड़ लिया, उसे अपने करीब खींच लिया। बहाव में वो उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। लांजान, वीबूजान उसे पकड़ लिया। तो तुम ठीक हो? लांजान बमुश्किल से अपनी सांस को रोक पाया और सवाल पूछा। मैं ठीक हूँ, तुम यहाँ पर? अब वो क्या बोलते? तुम्हें तैरना नहीं आता? लांजान ने उसकी तरफ देखा। और वो क्या बोले? जवाब में तो लांजान के पास कुछ नहीं था। मैं तुम्हें बचा लूंगा, मैं तुम्हें बचा लूंगा लांजान, डरो मत। वीबूजान उससे 1 साल छोटा था। उस वक्त मौत सामने देखकर किसमें इतनी हिम्मत होगी जो ये कहेगा मैं तुम्हें बचा लूंगा। बंदा भी बेकह रहा था, मैं तुम्हें बचा लूंगा। हमेशा याद रखना लांजान, प्यार करने वाले कभी नहीं बिछड़ते। साथ दिखना ही एक होना नहीं होता। दिल से प्यार करना ही प्यार करना एक होना होता है। तुमने मुझसे किया, मैंने तुमसे किया, और हम एक हैं लांजान। इन दूरियों को कभी दूरियां मत समझना। मुझे कभी खुद से दूर मत समझना। मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारे बहुत पास, हमेशा तुम्हारे दिल में एक याद बनकर। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा लांजान, हमेशा के लिए। मुझे इस दुनिया से नफरत है। मैं सबसे दूर जाना चाहता हूँ, बहुत दूर, जहाँ बस मैं और तुम हो। कोई लेवल ना हो, कोई जात ना हो, कोई जेंडर ना हो, बस मैं और तुम और मैं। याद रखना लांजान, मैं तुमसे फिर मिलूंगा उस दुनिया में जहाँ बस तुम मेरे होगे और मैं तुम्हारा, जहाँ कोई सवाल नहीं होगा, कोई जवाब नहीं होगा। मेरा यकीन करो, मैं तुमसे मिलूंगा। विंग विंग, मुझे नहीं जाना। जैसे वीबूजान उसका हाथ पकड़ के किनारे करने लगा, लांजान जानता था कि वीबूजान उसे किनारे कर रहा है और इतने बहाव में वो खुद की बॉडी रोक नहीं पाएगा अगर उसने लांजान को छोड़ दिया तो। तुम्हें मेरी कसम है। लांजान पानी में ऊपर नीचे हो रहा था। ऐसे में इतना पानी वो पी चुका था कि उसे होश ही मुश्किल से आ रहा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और एंड लांजान बेहोश हो गया था। तुम्हें मेरी कसम है लांजान। वीबूजान जानता था कि उसे बचा सकता है। वो ऑलमोस्ट बहते बहते आखिरकार थोड़ा सा बहाव, पानी का सहारा लेकर और थोड़ा सा खुद के तैरने का सहारा लेकर वो लांजान को किनारे तक ले आया। इस दौरान और इस वक्त में वो लोग पुल से काफी आगे बह गए थे, इतना आगे कि शायद ही उसका भाई उसे तलाश कर पाता। और एंदन भी बूजियान ने एक पत्थर को पकड़ा और फिर वो मुश्किल उसने लांजान को उस किनारे पर धक्का दिया। यहाँ मैडम यू को पता चल गया था कि वीबूजान चला गया है। पहली संभावना थी कि वो लांजान की मदद करेगा। अपनी औलाद को खोने से डर के मारे मैडम यू ने विपरीत दिशा वाले बांध को खोल दिया, जिसकी वजह से पानी का बहाव कम हो गया और पानी विपरीत दिशा में जाने लगा।
तो यहाँ पर यह तय था कि अब बाढ़ की आशंका कम हो जाएगी, अब बाढ़ का प्रभाव थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन जो घर बह गए थे, जो लोग बह गए थे, अब उन्हें तो नहीं बचाया जा सकता। बेबूजान ने लानजान को तो किनारे कर दिया था। लानजान पूरी तरीके से किनारे आ गया था, बेहोश हो गया था। हालांकि बेबूजान अगर लानजान का हाथ पकड़े रहता तो यह हो सकता था कि लानजान भी उसके साथ फिर से उस बहाव के उसमें आ जाता, इसलिए उसने लानजान का हाथ छू दिया, लेकिन उसने एक पत्थर को पकड़ लिया। अब बेबूजान जानता था कि कोई भी बहाव आ सकता और उसे लानजान से दूर कर सकता है। उसकी आंखों में आंसू थे, बिछड़ने का डर था, कभी न मिल पाने का डर था। ऐसी जिंदगी वो नहीं चाहता जहां लानजान नहीं था। सच बोलूं तो मैं बस तुम्हें पालना चाहता था, तुम्हारे साथ रहना चाहता था, तुम्हें प्यार करना चाहता था। ये सब गुनाह है उनकी नजरों में। उन्हें लगता है वो बस वही चाहते हैं जो दुनिया के लिए अच्छा हो, जो 4 लोगों के लिए अच्छा हो, जो समाज के लिए अच्छा हो। उन्हें वो नहीं चाहिए जो सिर्फ मेरे लिए अच्छा हो। मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा? मैं किसी और के साथ कैसे रहता? मैं किसी और को कैसे चुनता लांछन? कैसे इंसान खुश रह लेगा? मुझे तो दिखावा करना भी नहीं आता। कैसे मैं कह देता कि मुझे किसी और से शादी करनी है? मैं कैसे कह देता कि मैं किसी और के साथ रहना चाहता हूँ? मैं कैसे कह सकता? मेरे लिए तो कल्पना करना, मेरे लिए इमेजिन करना ही बहुत दुखदाई और बहुत बहुत ही भयानक है कि मैं कैसी दुनिया में हूँ जहाँ तुम नहीं हो। मैं एक ऐसे इंसान के साथ हूँ जो इंसान तुम नहीं हो। सोचो लांछन, कितना मुश्किल है। मेरे पास बहुत कम वक्त है तुम्हें देखने के लिए। मैं डरता हूँ उस दिन से जब मैं तुम्हारा चेहरा भूल जाऊंगा। मैं कभी तुम्हें भूलना नहीं चाहता, मैं तुम्हें कभी भूलना नहीं चाहता। हम फिर मिलेंगे लांछन, फिर मिलेंगे। इस जन्म में ना सही, फिर किसी जन्म में। तुम जानते हो ना, मैं कल्पनाएं करता हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं इमेजिन करता हूँ। ये मेरी इमेजिनेशन है। काश मैं फिर से जन्म लूँ और फिर से तुमसे मिलूं, एक ऐसी दुनिया में जहाँ बस तुम मेरे हो। आई लव यू लांछन, आई रियली लव यू। पानी का एक तेज बहाव आया और उसने बेबूजियान को लांछन से बहुत दूर कर दिया। इतना दूर कि शायद वो कभी उस जन्म में लांछन से मिल पाता। एक आखिरी बात बस यही थी, मरते वक्त एक आखिरी ख्वाहिश यही थी, मैं तुमसे फिर मिलूंगा जहाँ बस तुम मेरे होगे। सिर्फ मेरे, सिर्फ मेरे। पानी के बहाव ने बेबूजियान की जान तो ले ली थी। पूरे 24 घंटे बाद बेबूजियान की लाश मिल गई थी। बेबूजियान ने अपनी जान को दांव पर लगाकर लांजान को बचा तो लिया था। लांजान को जब होश आया, उसकी तबीयत ठीक होने में पूरे 15 दिन लगे, और जब उसे पता चला कि बेबूजियान इस दुनिया में नहीं है, इससे ज्यादा दुखदाई उसके लिए और कुछ नहीं था। आखिरी चीज उसके पास बस वही थी, बेबूजियान की वो डायरी जो दाई माँ ने उस गाँव को छोड़ते हुए उसके हाथ में पकड़ाए थे। 1 महीने नहीं बीतेगी, लांछन उसे सोचते सोचते बीमार रहने लगा, और फिर हकीम ने बताया कि अब उसकी बॉडी ने उसकी जान को छोड़ दिया है, यानी कि लांछन भी इस दुनिया में नहीं है। उसे एक गहरी बीमारी ने जकड़ लिया, और जब इंसान जीने की इच्छाएं छोड़ देता है तो कोई भी दवा, कोई भी दुआ असर नहीं करता। लांछन के साथ भी वही मसले थे। कई सदी बीत गई थी इन सब चीजों को होते हुए। उस गांव को धीरे धीरे सारे लोगों ने छोड़ दिया, और हवेली के लोग धीरे धीरे बीमार पड़ने लगे, और फिर 2 सदी में जियांग फैमिली की पूरी नस्लें खत्म हो चुकी थी। जो विलायत में बस गए थे वो बस गए थे, बाकी जो हवेली में थे वो धीरे धीरे करके मर गए थे। लांछन और वीवूजियान का नाम उस वक्त के लिए तो अमर हो गया था। लोग उनके नाम से कहानियां लिखने लगे थे। लेकिन कहते हैं ना, जब चीजें धुंधली हो जाती हैं लोग उन्हें भूल जाते हैं। एक सदी आई चली गई, 2 सदी आई चली गई, कई सदियां बीत गई, और फिर बस उनकी यादें रह गई। उनकी यादें। मैं तुम्हें फिर मिलूंगा किसी और जन्म में जहाँ तुम बस मेरे होगे, बस मेरे। कितना दुखदाई होता है। सोचो, आप किसी से बहुत मोहब्बत करते हो, वो आपकी पहली मोहब्बत हो, सिर्फ कुछ वजहों से उससे आपको दूर कर दिया जाता है, क्योंकि समाज को खुश करना है, 4 लोगों को खुश करना है। उसका क्या जिसे जिंदगी बितानी है। कोई इंसान कैसे किसी और के साथ रह लेगा जब उसने अपनी पूरी जिंदगी अपनी मोहब्बत के नाम पर लिख दी हो। कितना बुरा लगता है। सोचो, आप किसी और से मोहब्बत करते हो, लेकिन आपको किसी और के साथ रहना पड़े, दिखाना पड़े कि मैं खुश हूँ, उसके साथ सोना पड़े, सेक्स करना पड़े, जबकि आप हर एक सांस में सिर्फ उस इंसान को इमेजिन करते हो जिससे आपको प्यार है।
हाँ, कितना दुखदाई है, कितना दर्द भरा है। जीते जी उससे अलग होना, जिससे आप कभी अलग नहीं होना चाहते हो। उसके सामने मर जाना, जिसके साथ आप जीना चाहते हो। ये कितना दुखदाई है। दुनिया वाक़ई में बहुत ज़्यादा क्रूर है। इतनी ज़्यादा क्रूर कि समझाना, बताना, कहना मुश्किल है। अपने लिए इसलिए जीना चाहिए क्योंकि 4 लोगों को तो मरने के बाद भी खुश नहीं किया जा सकता। वो 4 लोग कभी खुश नहीं होंगे। जो समाज को खुश करने में लगा वो कभी खुद को खुश नहीं कर पाएगा। इंसान को ये बेड़ियाँ सबसे पहले तोड़नी चाहिए। लोग बुरा मानेंगे, लोग तो हमेशा बुरा मानते हैं। मरने के बाद भी लोग बुरा ही मान जाते हैं। फूट-फूट कर वो लड़का रोने लगा। सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आया। लानजान, जो वीवूजान को फोर्सफुली किस कर चुका था और अपनी बेचैनी को समझ नहीं पाया। माफ़ी मांगते हुए उसने वो चीज़ें लिखनी चाही थी। अंधेरे में कमरे की लाइट चली गई थी और फिर एक अंधेरा आया। असल में लानजान सो रहा था और उसने अपने सोते हुए उन सब चीज़ों को देखा। उसके साथ ये चीज़ें बाई बर्थ थी। वो काफ़ी चीज़ें सपनों में देखा करता था। अपने टीनेजर एज की उसने काफ़ी चीज़ें देख रखी थी। उसने अब तक अपनी टीनेजर एज की वही हिस्सा नहीं देखा था जो वीवूजान से जुड़ा था और आज उसने वो सारी चीज़ें देख ली। उसने सपने में देखा कि वो वीवूजान को सॉरी का मैसेज लिखना चाह रहा है और फिर वो अचानक किसी और दुनिया में चला गया और फिर उसने वो सारी चीज़ें की जो उसके पिछले जन्म में हो चुकी हैं। इसका मतलब ये लानजान का अगला जन्म था। हाँ, नहीं, नहीं, नहीं। उसकी सांसें घुटने लगी, उसका दम घुटने लगा। उसने जब ये देखा कि उसकी आंखों के सामने उसका प्यार वीवूजान उसे बचाते हुए किस तरह इस दुनिया से चला गया। वीवूजान के दिल में कितना दर्द था, वो उस ज़िंदगी में नहीं समझ पाया क्योंकि वीवूजान उसे बयान नहीं किया था। उसकी डायरी के एक-एक अल्फाज उसके मरने के बाद लानजान ने पढ़े थे। सब कुछ लानजान को अकल की चीज़ें लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि वीवूजान सच में आज ही मरा हो और लानजान ज़िंदगी भर उसके बिना अकेले रहने वाला है। नहीं, नहीं। और वो इतना तेज़ चिल्लाया कि घर के सारे मेंबर डर गए। वो उसके कमरे में पहुँचे तो लानजान बेड से नीचे था। वो इस कदर चिल्ला-चिल्ला कर रो रहा था कि उसने घर वाले देखकर डर गए। उसने खुद का गला पकड़ रखा था। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसका गला दबा रहा है और वो दर्द से मर रहा है। नहीं, मैं नहीं होने दूँगा। वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था। जैसे उसके भाई ने उसके कंधे पर हाथ रखा, वो अपने भाई से फूट कर गले लग गया और लिपट कर फूट-फूट कर रोने लगा। वो चिल्लाया, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ये सब बहुत बुरा है। ये सब बहुत बुरा है। नहीं, उसके साथ गलत हुआ, मेरे साथ गलत हुआ। वो बस ये बोलकर अपने भाई से चिल्लाते हुए रोने लगा। दूसरा जन्म, ये सारी बातें, ये बस लानजान को पता है। उसे ही अभी पता चला। वो सबको बयान कर सकता है या नहीं, ये उसे नहीं पता। सबसे बड़ी बात ये है, उसका बेपनाह दर्द, जो अभी सब कुछ देखने के बाद, सब कुछ जानने के बाद उसे महसूस हो रहा है। गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। बता के जाना कि कैसा लगा। अगला एपिसोड कल ही लेकर आऊँगी। अपना ख्याल रखें। लव यू ऑल।